हेलो फ्रेंड्स, आज के इस इंग्लिश क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड 12 क्लास 100 मार्क्स इंग्लिश के पोइट्री सेक्शन का फोर्थ पोएम ओड टू द ऑटम जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है उसका लाइन बाय लाइन आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं रवि रंजन क्रैक मिशन में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, इस पोएम को शुरू करने से पहले मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए, ओड टू द ऑटम जो है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया है। ये ऑटम सीजन पर लिखा गया बहुत ही सुंदर पोएम है। और आइए अब आपके बुक में जो प्रिस्क्राइब्ड है 12th के बुक में जॉन किट्स के बारे में उसको हम लोग देखते हैं, उसका डिस्कशन लाइन बाय लाइन करते हैं। देखिए, है जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था वह 1795 में और उनकी जो डेथ हुई थी वो 1821 में हुई थी। और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंग्लिश रोमांटिक पोइट, ये रोमांटिक पोइट जो थे, रोमांटिक एज जो था, ये रोमांटिक पोइट के बहुत बड़े कवि थे, महान कवि थे। और ये रोमांटिक पोइट जो थे ये जॉन किट्स थे। इसके अलावा विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कॉलरिज थे, लॉर्ड बायरन थे, पी.वी. शैली थे। तो ये 5 प्रोमिनेंट पोइट थे रोमांटिक एज के। ऐसे विलियम ब्लैक भी एक प्रोमिनेंट रोमांटिक पोइट ही कहे जाते हैं। वॉज बॉर्न इन मूनफील्ड्स लंदन, इनका जन्म मूनफील्ड लंदन में हुआ था। ही स्टडीड एट क्लर्क्स स्कूल्स एट इनफील्ड, डीपली इंटरेस्टेड इन क्रिकेट एंड बॉक्सिंग। ये इनका जो अध्ययन हुआ था, ये जो पढ़ाई किए थे, ये क्लर्क स्कूल था इनफील्ड में, वहीं इनकी पढ़ाई हुई थी। और इनको बहुत गहरा इंटरेस्ट था क्रिकेट में और बॉक्सिंग में। He grew into a voracious reader, especially of Greek mythology. ये जब ये बढ़े, जब ये थोड़ा सा इनका पढ़ाई में इनका मन लगा, थोड़ा सा ये आगे बढ़े, थोड़ा सा इनका उम्र हुआ, तो एक वोरेशियस रीडर हो गए। वोरेशियस रीडर किसको कहा जाता है? अब वोरेशियस रीडर समझिए कि वो रीडर, जैसे वोरेशियस रीडर ने भूखा आदमी, इसे भूखा आदमी खाने के लिए कुछ भी मिले वो खा लेता है, खाने के लिए ढूंढने लगता है। उसी तरह से ये वोरेशियस रीडर थे। ये पढ़ने के लिए यत्र जहाँ कुछ मिलता था वहाँ ये पढ़ने के लिए इतने शौकीन थे कि जो कुछ इनको अच्छा चीज़ लगता था उसको ये पढ़ने लगते थे। और स्पेशली ये ग्रीक माइथोलॉजी जो था, ग्रीक की जो पौराणिक कथा थी उसको ये पढ़ते थे। ही इवन स्टार्टेड ए ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल एनेड। इन्होंने, वर्जिल एक पोइट है और उसकी एक वर्क है एनिड, उसका इन्होंने ट्रांसलेशन भी किया। हिज एम्बिशन टू बिकम ए पोएट, उनका जो एम्बिशन हुआ, उद्देश्य जो हुआ एक पोएट बनने का, एक कवि बनने का, वॉज फायर्ड बाय हिज फर्स्ट एक्वेंटेंस विथ स्पेंसर फेरी क्वीन। जब इनके मन में पोएट बनने की उत्सुकता एकदम फायर हो गया, एकदम जग गया, पूरी तरह से उत्सुक हो गए, जब ये परिचित हुए स्पेंसर के फेरी क्वीन से। स्पेंसर एक पोएट हैं, उनका एक फेरी क्वीन बहुत ही बेजोर वर्क है। आप लोग अगर पढ़िएगा आगे तो स्पेंसर का फेरी क्वीन पढ़ने का मौका आप लोग को मिलेगा। तो ये बहुत ही बेजोर वर्क है इनका। तो जब ये फेरी क्वीन से परिचित हुए तो इनका पोएट बनने का जो लालसा था एकदम प्रबल हो गया। हिज फर्स्ट पोएम, उनका जो पहला पोएम था, लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, इनका ये पहला पोएम था। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज पब्लिश्ड इन 1814। इनका जो पहला बुक था ये 1814 में पब्लिश हुआ, लाइन इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। हिज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री इंटाइटल्ड पोएम्स वाज पब्लिश्ड इन 1817। इनका जो पहला वॉल्यूम, पोएट्री का जो पहला वॉल्यूम था उसका इंटाइटल था पोएम, और वह पब्लिश हुआ 1817 में। हिज पोएम, उनका जो कविता था इंडामियन था एक पोएम उनका, वाज वेल अप्रिशिएटेड बाय वर्ड्सवर्थ। देखिए, वर्ड्सवर्थ भी रोमांटिक पोएट थे और उनका एक वर्क था इंडामियन।
उसका बहुत प्रशंसा किए वर्ड्सवर्थ ने इसके वर्क का, इनके वर्क का। इट वाज पब्लिश्ड इन 1818, ये 1818 में पब्लिश इनका हुआ था ये इंडायमियन। हिज ओट्स, देखिए ये ओट्स का सीरीज लिख रहे थे। अब ओट्स के बारे में आप लोगों को बता दें कि ओट्स किसको कहा जाता है, थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देते हैं। तो ओट्स जो होता है किसी व्यक्ति को या किसी स्थान को ग्लोरीफाई करने के लिए गाया जाता है, और उसमें डांस वूंस भी किया जाता है, और उसको एक समूह में गाया जाता है। और ये जो ओट्स है, यही ओट्स का ये परिभाषा हुआ। बाकी तो ओट्स के कई प्रकार हैं, वो आगे पढ़िएगा तो आपको बताया जाएगा कि ओट्स के प्रकार कई होते हैं, लेकिन ये ओट्स है। और ओट्स क्या होता है ये मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया। तो हिज ओट्स, इनका ओट्स था ऑन इंडोलेंस, ऑन ए ग्रेसियन अर्न, टू साइक, टू ए नाइटिंगेल, ऑन मेलंकोली एंड ओड टू ऑटम, जो आप पढ़ रहे हैं, ओड टू द ऑटम, मेड हिम ए ग्रेट रोमांटिक पोएट। ये जो इनका वर्क था, इनको एक महान रोमांटिक पोएट बना दिया इंग्लिश लिटरेचर का। सो डिड लामियान हैपेरियन, इनका जो वर्क था लामियान हैपेरियन, उसको और आगे बढ़ाया इनको महान पोएट बनाने में। ही डाइड ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन 1821 एट द एज ऑफ 26। देखिए इनका जो डेथ हुआ था मात्र 26 ईयर के एज में इनका डेथ हो गया। और आप आश्चर्य कीजिएगा कि जब इनका डेथ हो रहा था तो ये बिल्कुल घबरा नहीं रहे थे। और ये ट्यूबरकुलोसिस टीबी को कहा जाता है। उसमें क्या होता है, लोग खांसते हैं, मुंह से ब्लड निकलता है और फेफड़ा खराब हो जाता है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब ये खांस रहे थे और पहली बार इनके मुंह से ब्लड बाहर आया, जब इनका ब्लड बाहर आया तो उस ब्लड को देखकर इन्होंने कहा था, आई नो द कलर ऑफ दैट ब्लड, मैं इस ब्लड के कलर को जानता हूँ। ये क्या है, इट इज़ आर्टेरियल ब्लड, ये आर्टेरियल ब्लड है, मेरे हृदय में जो आर्टरी होता है उसका ये ब्लड है। दैट ड्रॉप्स ऑफ ब्लड इज़ माई डेथ वारंट, और ये जो मेरा ब्लड निकल रहा है मेरे मुंह से, ये क्या है, ये मेरा डेथ वारंट है। आई मस्ट डाई, मैं ज़रूर मरूंगा। लेकिन इन्होंने कहा कि आई एक्सेप्ट द डेथ जॉयफुली, मैं आनंद के साथ डेथ को मैंने स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा। ऐसे ही पोएट थे, महान यूं ही नहीं थे, ये महान पोएट थे ये, जिन्होंने डेथ को भी कहा कि ये मेरे डेथ वारंट है ईश्वर का, और ईश्वर को शुक्रिया अदा किए कि आपने मेरा डेथ वारंट भेज दिया। तो आइए देखिए इनके डेथ से संबंधित छोटा सा था एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको बताया। तो एट द एज ऑफ 26 बट विद इन हिज शॉर्ट स्पेन ऑफ लाइफ, लेकिन एक छोटे से जीवन पीरियड में ही वॉज एबल टू अचीव ग्रेटनेस, ये महानता को प्राप्त करने में सफल हुए। हिज पोएम एंड लेटर हैव डेप्थ विनीथ देयर ब्यूटी, उनका कविता और उनका लेटर एकदम गहरा था, किसके नीचे, ब्यूटी और रिफ्लेक्ट्स अस अवेयरनेसेस, उनके ब्यूटी को और उनके अवेयरनेसेस को ऑफ पेन्स एंड सफरिंग ऑफ लाइफ, जो इन्होंने जीवन में दुख सहा और जो सफ़र किया लाइफ में, उसको अवेयर करता है इनकी जो पोएम है और उनका जो लेटर है। टू हिम, उनके लिए, देखिए बहुत ही फेमस ये कोट है, टू हिम, उनके लिए, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, जो सुंदर चीज़ होता है वह सदा आनंद ही देता है। और इनका एक फेमस कोट है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, क्या है, सुंदर जो है वह सत्य है और सत्य जो है वह सुंदर है। इन दिस पोएम ओड टू ऑटम, इस कविता में ओड टू द ऑटम में किट्स डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ओड टू ऑटम में जो ये पोइट हैं डिस्क्राइब किए हैं सुंदरता और विशेषता किसका, द स्पिरिट ऑफ ऑटम, ऑटम के स्पिरिट के और ऑटम की सुंदरता का वर्णन इन्होंने किया है इन ए सीरीज ऑफ मेमोरियल पिक्चर, एक पिक्चर के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर पिक्चर प्रस्तुत किया हम लोगों के बीच, एग्जिबिटिंग द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन नेचर, और क्या किया है, और प्रदर्शित किया है जो नेचर का ब्यूटी है ऑटम में, उसको प्रदर्शित करने का काम इन्होंने किया है। अब आइए देखिए इसका थीम क्या है। थीम छोटा सा मैंने प्रयास किया आपको देने का। तो इसका थीम है, इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब द पावर ऑफ नेचर, द पैसेज ऑफ टाइम एंड द कंसोलिडेशन ऑफ ब्यूटी। तो पोएट जो हैं इसमें क्या किए हैं कि डिस्क्राइब किए हैं पावर का जो नेचर है
और पैसेज ऑफ टाइम, टाइम का जो पैसेज है, एंड कंसोलेशन ऑफ ब्यूटी, और सुंदरता के कारण जो हमें सांत्वना मिलता है, उसको देख के जो हम खुश होते हैं। तो ये इनका ये है थीम है इस पोएट का। और आगे देखिए, जॉन किट्स डिस्क्राइब द 3 स्टेज ऑफ ऑटम, और इसमें उन्होंने जो ऑटम का 3 स्टेज है, 3 स्टेंजा में बांटकर 3 स्टेज में इस पोएम को इन्होंने बांटा है। तो ये थीम हुआ इसका। और अब आइए, अब हम लोग इस पोएम को लाइन बाय लाइन शुरू करते हैं। देखिए, ओड टू द ऑटम। ओड टू द ऑटम, ये पोएट तो बहुत सारे थे, लेकिन सभी पोएट स्प्रिंग सीजन को बढ़िया मानते हैं और उसके बारे में लिखना पसंद करते हैं। लेकिन ये जो किट्स थे, इन्होंने ऑटम सीजन के बारे में लिखा और ऐसा चित्र प्रस्तुत किया ऑटम का कि ये स्प्रिंग से भी बढ़िया सीजन इस पोएम के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा कि ये स्प्रिंग से भी बढ़िया सीजन ऑटम का सीजन है। और देखिए क्या होता है ओड टू द ऑटम। अब देखिए, इसमें पोएट कर रहे हैं, सीजन ऑफ मिस्ट एंड मिलो फ्रूटफुलनेस। ये क्या है? ये जो ऑटम है, ये सीजन किसका है? मिस्ट का, कोहरा का। देखिए कोहरा का दृश्य, आपके पेड़ के नीचे कोहरा का दृश्य है, ये कोहरा का दृश्य है। और इसमें क्या होता है? इसमें सुंदर और मधुर, कोमल और स्वादिष्ट मीठा फल से भरा होता है। ये कोहरा से भरा होता है और सुंदर और मीठा फल से भरा होता है ये सीजन। क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, और जिगरी दोस्त होता है। क्लोज बूजम फ्रेंड माने जिगरी दोस्त होता है ऑफ मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन का जो ऑटम है, ये जिगरी दोस्त होता है। मैच्योरिंग सन क्या होता है? देखिए, सन में जो तेज से धूप निकलता है, जो गर्मी आती है, तो सन मैच्योर कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है? कॉन्स्पायरिंग विथ हिम, कॉन्स्पायरिंग कर रहा है। कॉन्स्पायरिंग का मतलब होता है षड्यंत्र करना। लेकिन यहाँ क्या है कि ये जो सीजन ऑफ मिस्ट है और जो ऑटम है, इट मीन्स कि ऑटम जो है और मैच्योरिंग सन जो है, ये योजना बना रहा है कि हाउ टू लोड द ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स दैट राउंड द थ्रैच एवेंडेंस। कैसे हाउ टू लोड, कैसे भर दिया जाए विथ द फ्रूट्स, अपने आशीर्वाद के रूप में कैसे इस लता को, वाइनस को, दैट राउंड द थ्रैच एवेंडेंस, जो लताएं दीवार या कोई खंभा गड़ा होता है लकड़ी का, उससे राउंड करके ऊपर बढ़ती हैं, जैसे अंगूर की लताएं हैं और फल की लताएं होती हैं, तो कैसे उसको फल से भर दिया जाए जो छज्जों पर फैल जाती हैं। देखते हैं अंगूर का जो लत होता है वो क्या होता है कि दीवार में लटकते लटकते और ऊपर छज्जा पर जाके फैल जाएगा। तो यहाँ ये योजना बना रहे हैं कि कैसे उसको फलों से भर दिया जाए। टू बेंड द एप्पल्स द मोस्ट कॉटेज ट्रीज एंड फिल ऑल फ्रूट्स विथ रिपनेस टू द कोर। और क्या करना चाहते हैं? ये बेंड कर देना चाहते हैं। ये जो कॉटेज ट्री है, मोस्ट कॉटेज ट्रीज में जो कॉटेज ट्री जिस पर फल, ये एप्पल का फल होता है, उसमें काई लग जाता है जिसके डंठल में, तो उसको ये बेंड करना चाहते हैं। एप्पल के वृक्ष में इतना एप्पल दे देना चाहते हैं, इतना मात्रा में एप्पल फल जाए, सेव हो जाए कि वह क्या हो, वह झुक जाए। मोस्ट जो काई लगा उसका कॉटेज ट्री है, वह झुक जाए। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ रिपनेस ऑफ द कोर, और सभी फल को उसके कोर तक, उसके अंदर भाग तक पका देना चाहते हैं। टू स्वेल द गार्ड, और टू स्वेल में फुला देना चाहते हैं द गार्ड, पंपकिन को, जिसको कद्दू कहते हैं हम लोग देहात की भाषा में, और उसको एकदम बड़ा कर देना चाहते हैं। ये ऑटम और सूरज जो है, जो मैच्योरिंग सन है, और ऑटम जो है, ये कद्दू को, जिसको पंपकिन भी कहा जाता है, उसको एकदम बड़ा कर देना चाहते हैं। एंड पंप द हेजल सेल, और जो हेजल सेल है, जो अखरोट है, देखिए ये अखरोट का पिक्चर है, इसको भी एकदम क्या कर देना चाहते हैं, एकदम पुष्ट कर देना चाहते हैं। उसको ऊपरी भाग तक को भी, ऊपरी जो त्वचा है उसका जो कड़ा वाला भाग होता है अखरोट का, उसको भी एकदम प्लम्प कर देना चाहते हैं, फुला देना चाहते हैं विथ स्वीट कर्नल, और उसका जो बीज अंदर का भाग होता है उसको भी एकदम मीठा कर देना चाहते हैं। टू सेट बडिंग मोर, और देखिए बडिंग का मतलब होता है कली। तो पोएट कहते हैं कि टू सेट बडिंग मोर, और ढेर सारा कली सेट कर देना चाहते हैं। ये जो फूल लगते हैं उसमें कली
ढेर सारा कली लग जाए, ऐसा व्यवस्था करना चाहते हैं ये दोनों मिलकर। एंड स्टिल मोर, और उसके बाद लेटर फ्लावर फॉर द बीज, और उसके बाद फूल उसमें आ जाए। उसके बाद किसके लिए? फॉर द बीज, मधुमक्खी के लिए। देखिए मधुमक्खी जो होता है फूल से ही रस का पान करता है, तो मधुमक्खी के लिए बाद में फूल आ जाए। अनटिल दे थिंक, और वो सोचे, कौन? मधुमक्खी सोचे, थिंक सोचे, वार्म डे विल नेवर सीज, ये जो गर्मी के दिन हैं, ये जो गर्म हुए दिन हैं, ये कभी नहीं जाएंगे। नेवर सीज, नेवर सीज मीन्स कभी नहीं जाएंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगे। फॉर समर, और समर में क्या होता है? फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स, और ये समर जो क्या हुआ है? हैज़ ओवर ब्रिम्ड, एकदम किनारे तक, ओवर ब्रिम्ड एकदम किनारे तक, देयर क्लैमी सेल्स, उसके सेल्स को, उसके छत्ते को, सेल्स मीन्स छत्ता, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसको एकदम मधु से भर दिया है, एकदम क्लेमी कर दिया है, चिपचिपा कर दिया है। तो ऐसा ये दोनों योजना बना रहे हैं। कौन कौन? तो ऑटम और मैच्योरिंग सन मिलके ये योजना बना रहे हैं। अब देखिए, अब सेकेंड पैराग्राफ में जो पोइट हैं वो ऑटम सीजन को एक औरत के रूप में, एक किसान के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और ये जो धरती माता है, धरती को हम लोग माता ही कहते हैं, तो इस धरती माता कहीं की भी को धरती माता ही लोग मानते हैं, तो इसलिए पोएट इसको एक औरत के रूप में इंडिकेट किए हैं। और देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इस सीजन में रिपिंग होता है, ग्लेनिंग होता है, और देखिए विनिंग होता है। ये अनाज को ओसाया जाता है, औरत देखिए अनाज को ओसा रही है, हम लोग कहते हैं ओसाना, फटकना, और साइडर प्रेसिंग हो रहा है, रस निकाला जा रहा है। तो इसमें पोएट अब दूसरे रूप में इसको व्यक्त कर रहे हैं कि कैसे देखिए इससे लाभ होता है। ये जो ये धरती माता है और ये जो ऑटम सीजन है उसमें क्या क्या हमें इसके माध्यम से मिलता है, ये पोएट कहना चाहते हैं। तो पोएट कहते हैं कि हु हैथ नॉट सीन दाई ऑफ्ट एम्ड दाई स्टोर। देखिए इसको ऐसे पढ़िए कि हु हैज़ नॉट सीन यू ऑफन एमिड द योर स्टोर। एमिड दाई का पढ़िए योर स्टोर, किसने तुमको नहीं देखा है। अब यहाँ पोएट कहते हैं कि ऑटम तुमको किसने नहीं देखा है? तुमको सबने देखा है। कहाँ देखा है? तो तुम्हारे स्टोर में। किसने तुमको नहीं देखा है? कहाँ देखा है? स्टोर मीन्स ग्रेन का जो भंडार होता है उसके बीच में सबने तुमको देखा है। समटाइम्स, और कभी कभी whoever seek abroad may find, और समटाइम्स कभी कभी whoever जो कोई सिक्स तुमको खोजा है abroad ने घर के बाहर, may find तुमको पाया है। they sitting careless on a granary rocks, they means you तुम कहाँ हो? you sitting तुम बैठी हुई हो, careless बेपरवाह, on a granary floor, जो अनाज का फ्लोर होता है, देखिए अनाज का जो फ्लोर होता है उस पर बेपरवाह तुम बैठी हुई हो। और डाई मैंने योर हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड, और तुम्हारा जो नरम बाल है, तुम्हारे जो सॉफ्ट हेयर हैं वो इनोइंग विंड से, जो धान को जब सूप से फटका जाता है या धान को ऊपर से गिराया जाता है तो एक विंड, एक हवा बहती है ना, उससे देखिएगा ऐसे ऐसे तो उड़ता है धान का भूसा या गेहूं का भूसा, तो उस हवा में तुम्हारे जो ये बाल हैं वो उड़ रहे हैं। और ऑन ए हाफ रीप्ड फ्योरो साउंड स्लीप, और क्या हो रहा है? और अथवा तुमको वहाँ देखा जा सकता है, या कहाँ देखा जा सकता है? और अथवा ऑन ए हाफ रीप, और आधे कटे हुए, उन्हें फसल जो आधा, खेत में कोई फसल आधा कट गया आधा लगा हुआ है तो वहाँ तुमको देखा जा सकता है। और फ्यूरोड साउंड स्लीप, और फ्यूरो किसको कहते हैं? जो खेत, हल से खेत को जोतते हैं तो देखिएगा एक वे हो जाता है, एक लाइनिंग हो जाता है, उसी को कहते हैं फ्योरो। तो उस फ्योरो में तुमको देखा जा सकता है। और कैसे देखा जा सकता है? साउंड स्लीप, तुम एकदम गहरी निद्रा में वहाँ सोई हुई हो, साउंड स्लीप ले रही हो। कहाँ? तो वही जो फेरो है और हाफ आधा कटा हुआ खेत है उसके बीच तुमको साउंड स्लीप लेते हुए देखा जा सकता है। ड्रॉज विथ द फ्यूम ऑफ पॉपिन्स, और तुम झपकी ले रहे हो, ड्रॉस्ट में झपकी लेना, विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, और जो पॉपीज एक फूल होता है जिसे सुगंधित
ये परफ्यूम निकलता है, या पॉपीज़ मीन्स एक नशा टाइप का भी पौधा होता है, तो उसका जो परफ्यूम होता है उससे तुम एकदम क्या हुई हो, उससे तुम एकदम ये हो गई हो, ड्रॉज मीन्स एकदम मैंने झपकी ले रही हो उस पॉपीज़ के फ्यूम से। लेकिन वाइल जबकि द हुक तुम्हारा जो हंसिया है, स्पेयर द नेक्स्ट वाथ तुम्हारा जो हंसिया है, स्पेयर छोड़ देता है द नेक्स्ट वाथ फसल के अगली पंक्ति को, एंड ऑल इट्स ट्विंड फ्लावर जो कि लिपटे हुए हैं फ्लावर से, और तुम्हारा जो हंसुआ है वो उस फसल को छोड़ देता है जो हंसुआ से, जो फ्लावर से लिपटा हुआ है। एंड समटाइम्स लाइक ए ग्लीनर और कभी कभी तुम एक ग्लीनर में जमा करने वाली, दाउ डस्ट कीप तुम क्या करती हो, फसल को जमा भी करती हो। देखिए फसल जमा करने वाला ये है, तो तुम फसल को जमा भी करती हो। एंड स्टडी दे लेडन और उसको स्टडी तेजी से, लेडन हेड एक्रॉस ए हुक और उसको अपने सर पर लाद कर, उसको अपने सर पर लेकर, एक्रॉस ए ब्रुक, ब्रुक मीन्स नाला, जैसे खेत जाते होंगे आप लोग तो उसमें देखते हैं पैन जिसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं नाला, तो वही उसको यहाँ पोएट कहते हैं कि स्टडी द लेडन हेड एक्रॉस ए ब्रुक, तुम उस नाले को पार करती हो। और या अथवा तुमको कहाँ देखा जा सकता है, और तुमको अथवा कहाँ जा सकता है, बाय साइडर प्रेस, और तुमको देखा जाता है साइडर प्रेस जहाँ जूस निकाला जाता है उसको साइडर प्रेस कहा जाता है। अथवा तुमको साइडर प्रेस पर देखा जा सकता है विथ पेशेंस लुक, जब तुम धैर्य के साथ देखती हो, दाउ वाचिंग द लास्ट ओइंग आवर्स बाय आवर्स, और जब उस साइडर प्रेस से जो रस निकलता है, दाउ वाच तुम देखती हो द लास्ट ओजिंग लास्ट बूंद को, आवर्स बाय आवर घंटों घंटों तक तुम बैठकर देखती रहती हो, तुमको वहाँ देखा जा सकता है। तो पोएट इसमें कहते हैं कि तुमको साइडर मशीन पर देखा जा सकता है, तुमको खेत में कटे खेत में देखा जा सकता है, या तुमको गैलरी फ्लोर पर देखा जा सकता है, या तुमको तुम्हारे स्टोर पर देखा जा सकता है। मैंने हर जगह ये ऑटम जो है, ये ऑटम सीजन में मौजूद है, इसको व्यक्ति कहीं भी देख सकता है। तो अब देखिए थर्ड स्टेंजा में कहा जाता है कि बसंत के गीत, लेकिन पोएट यहाँ कहना चाहते हैं ऑटम के गीत। तो ऑटम के गीत भी कितने सुंदर होते हैं, पोएट इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं। वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के गीत कहाँ हैं, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं। ये तो जो स्प्रिंग के गीत हैं उससे भी अच्छे इनके गीत हैं, पोएट यही कहना चाहते हैं, कहाँ हैं उनके गीत, उससे अच्छे तो ये इनके गीत हैं, ऑटम के सीजन के गीत हैं। थिंक नॉट ऑफ देम, उसके बारे में मत सोचो। दाउ हैस्ट दाई म्यूजिक टू, दाउ ने तुम्हारा, हैव दाई म्यूजिक टू तुम्हारा अपना खुद का म्यूजिक है, तुम्हारा अपना खुद का संगीत है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स, बेयर्ड क्लाउड देखिए, बेयर्ड क्लाउड का पिक्चर देखिए, ये है बेयर्ड क्लाउड, बेयर्ड क्लाउड होता है। वाइल बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्टी डाइंग डे, ये जो क्या होता है बेयर्ड क्लाउड, जो आकाश में छोटे छोटे बादल के टुकड़े होते हैं उसको बेयर्ड क्लाउड कहा जाता है। और सॉफ्टी डाइंग डे कहा जा सकता है। देखिए यहाँ फिगर में ये देखिए, सूर्य जब सूर्यास्त होता है, अच्छे दिन में जब सूर्यास्त होता है तो ये सूर्य की रोशनी पड़ती है उस बादल के, छोटे छोटे बादल पर, तो ये खिल उठता है। ये कैसा होता है देखिए, कैसा चमक रहा है, देखिए खिल उठता है। तो पोएट कहना चाहते हैं कि वाइल जबकि बेयर्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्टी डाइंग डे, ये जो बेयर्ड क्लाउड हैं, ये छोटे छोटे जो बादल हैं, ये सॉफ्टी डाइंग डे होते हैं जब सूर्य ढलान पर होता है तो जो चमकते हैं। एंड टच, और टच करते हैं द स्टेबल प्लेन्स, जो प्लेन्स में जो खेत में खूंटी हैं उसमें जब ये रे, जो सूरज की रे आती हैं बादल से होकर, जब इसे टकराती है विथ रोजी ब्लूम, तो कैसा हो जाता है देखिए, ये ब्लू हो गया, देखिए रोजी ब्लूम हो गया है, ये जो टकराया है देखिए खूंटी है और देखिए रोजी ब्लूम हो गया है। एंड टच द स्टेबल प्लेन्स विथ रोजी हू, और ये जो जब टच करती है ये रोशनी खेत के खूंटी, जब फसल कट जाता है तो देखते हैं खूंटी छोटा छोटा रह जाता है, उसे जब टकराती है तो ये गुलाबी रंग बिखेरती हैं, गुलाबी हो जाती हैं। तो पोएट यहाँ यही कहना चाहते हैं। दैन तब क्या होता है, दैन इन ए वेफुल क्वेर द स्मॉल गैंट्स मॉर्न एमोंग द रिवर
सेलोस। और देन क्या होता है, ये एक शोक गीत गाता है। वेफुल मीन्स शोक गीत गाता है, शोक गीत गाता है। कौन? स्मॉल गेंट्स, जो छोटे छोटे स्मॉल गेंट्स होते हैं वे मौन करते हैं, क्या गाते हैं? शोक गीत गाते हैं। और क्या करते हैं? एमोंग द रिवर, रिवर के बीच में कहाँ गाते हैं ये शोक गीत? एमोंग द रिवर, रिवर के बीच में। सेलोज, जो सेलोज होते हैं, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं नदी के बीच में, देखिएगा पानी के ऊपर पानी रहेगा, उसके ऊपर छोटे छोटे पेड़ होते हैं। तो ये जो है स्मॉल गेंट्स, ये वहाँ क्या करते हैं? ये वहाँ छोटे छोटे कीट होते हैं, पतंग टाइप का, ये वहाँ शोक गीत गाते हैं। बॉर्न एलोप्ट, और कहाँ? जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जो समुद्र, जो नदी में पेड़ ऊपर उठा हुआ होता है, उसके ऊपर ये छोटे छोटे जो जीव हैं ये शोक गीत गाते हैं। और अथवा सिंकिंग एज द लाइट विंड लिप्स और डाई, और सिंकिंग करते हैं। और सिंकिंग माने ऊपर नीचे होता है, डूब जाते हैं। एज द लाइट विंड, लाइट विंड माने जो हल्का हवा होता है, और जैसे हल्का हवा बहता है ना कि आगे जाता है पीछे जाता है, तो ये लाइट विंड में ये क्या करते हैं? ये गीत गाते हैं, जैसे वह जीते हैं और मरते हैं, जैसे वो जीते हैं और मरते हैं। एंड फुल ग्रोन लैम्स, और फुल ग्रोन मैम्स, जो लैम्स में मेमना, और जो मेमना बढ़ा हुआ है, जो मेमना थोड़ा सा बढ़ गया, छोटा नहीं एकदम थोड़ा सा बड़ा हो गया है। लाउड बीट, मेमियाता है, लाउड बीट में मेमियाना, फ्रॉम हेलीबॉर्न, जो हिल के ऊपर जो ज़मीन थोड़ा सा होता है ना, वहाँ क्या हो रहा है? ये जो मेमना है, ये जो वो मेमिया रहा है। हेडेज क्रिकेट सिंग, और ये जो हेडेज क्रिकेट है, ये क्रिकेट में झिंगुर जो बाड़े में पाया जाता है, हम लोग के खेत के इर्द गिर्द देखिएगा मिलेगा, तो ये गा रहा है। एंड नाउ विथ टेरेबल सॉफ्ट, और ये टेरेबल सॉफ्ट, एकदम बिना नरम ढंग से, बिना डरे, बिना किसी भय के ये क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। द रेड ब्रेस्ट विस्ट फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ट, और ये रेड ब्रेस्ट एक तरह का क्या है? ये पंछी है, ये रेड ब्रेस्ट, और ये क्या कर रहे हैं? गा रहे हैं। विस्टल में सीटी बजाना, लेकिन गाना फ्रॉम ए गार्डन क्रॉप्ट, ये गार्डन क्रॉप में ये गा रहे हैं। रेड ब्रेस्ट, जो एक रेड ब्रेस्ट एक काइंड ऑफ बर्ड है। एंड गैदरिंग सेलोस ट्विटर इन द स्काई, और गैदर हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। सेलो भी एक प्रकार का एक पंछी है, एक बर्ड है। ट्विटर, जो चहचा रहा है इन द स्काई, और स्काई में ये जो सेलो हैं वह चहचा रहे हैं। तो पोइट ने यहाँ ऑटम सीजन का बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। लगता है अकॉर्डिंग जॉन किट्स ने ऐसा वर्णन किया है कि लगता है सब सीजन से बढ़िया ऑटम सीजन ही है। तो मैंने आपके साथ आउट टू द ऑटम डिस्कस किया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।